तो देखिए होनहार बच्चों, आप सबको फिर से एक नए से क्लास में स्वागत है। देखिए एक नया एपिसोड है, ये अलग है। अलग इसलिए है कि यहाँ पे आज को पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको एक्सरे करवाया जाएगा। मतलब कि आपके अंदर, मतलब एक्सरे मतलब समझते हो ना कि बॉडी में भाई जो भी दिक्कत है वो सब एक्सरे कर देता है। मतलब भाई सब कुछ निकाल देता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या कमी है या क्या क्या ज्यादा बढ़ गया है, सब चीज। तो आज वही समझो कि भाई एक्सरे क्लास है, ठीक है। आज आपने जो पढ़ा, ये जो अभी है ना देख रहे हो, खतरा और हानि के बारे में, तो ये आप सबको याद होगा थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा होगा। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत है, इसका आज एक्सरे होगा। एक्सरे का मतलब क्वेश्चन आंसर होगा कि आपने कितना समझा, कितना बना रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कुछ लिखा है नहीं। तो बाकी बात रही, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फेस टू फेस रह के। इसको पहले मिटार लेते हैं, नहीं तो पता चला कि आप लोग इतना लिखने में बिजी रहते हो कि इसको भी लिख लोगे दोबारा। इसलिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो आप सबको याद होगा कि क्लास 5 में ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि आप सबको याद नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ और इसको भी मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप सबका हो जाएगा 44, 44, आई हो जाएगा 6, 6 मतलब क्लास 6, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले? नहीं, पढ़ने वाले नहीं है भैया, हम क्वेश्चन आंसर करने वाले। क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होता है? QUESTION, क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है। ये हम करने वाले, ठीक है, ये चीज। और कौन सा? तो सी CP होता है ना, हो CH, ठीक है। चैप्टर 6 जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और देखिए गौर से देखिए, क्लास को एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ मिनटों का हो सकता है, आधा मिनट, मतलब आधा मिनट नहीं, आधा घंटा। आधा मिनट सुनकर तो भाई आप सबको लगा होगा ना कि आधा मिनट में क्या ही हो जाएगा। तो आधा घंटा, लगभग 45 मिनट के अंडर में ही आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, इसको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आपने जो क्लास किया है, आपने जो पढ़ा है, या फिर और कहीं से भी पढ़े हो और बच्चे देख रहे हो ये क्वेश्चन आंसर, तो भाई देख लो। आप लोग ये आइडिया लग जाएगा कि मैं इस चैप्टर को पढ़ा हूँ तो भाई कितना मैं कवर कर रहा हूँ, कितना मैं बना पा रहा हूँ। A to Z मैं क्वेश्चन करूंगा, और मैं लिख कर नहीं करूंगा, फेस टू फेस, मतलब ऐसे बोलकर, मुंह से बोलकर। और आप सबको कान से सुनना है और मुंह से ऐसे जवाब लगाना है। समझ लो कि भाई मॉक टेस्ट ऐसे हो रहा है। चलिए, तो अब चलते हैं, इसको हम ध्यान से शुरू करते हैं। इसके पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है उसको मैं रखता हूँ आपके बीच में, जो कि चैप्टर 6 जो आप पढ़ रहे थे, ऊर्जा के स्रोत, इसका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो इसमें रहता है स्मरणीय करके, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखो अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, ठीक है। पहला में आता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सेकंड में, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। उसके बाद है, ऐसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद चलते हैं, तो है, ऊर्जा का स्रोत सुविधाजनक रूप से और लंबी अवधि तक ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद है, हमारे जीवन स्तर के साथ ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है। सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट है, हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा ऊर्जा उपयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, और ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का भी हम प्रयास करते हैं। ये सब पॉइंट है। उसके बाद है, ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने की भी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के शीघ्र समाप्त होने का खतरा बना रहता है। जैसे अनुमानित कोयले भंडार अगले 200 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। मतलब अनुमान लगाया गया है कि आपका जो कोयला भंडार है अगले 200 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो अब भाई समाप्त हो जाएगा तो नए ऊर्जा का स्रोत हमें तो खोजना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ऊर्जा स्रोत जो हम चुनते हैं, वह स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता और
कीमत यानी कीमत मतलब लागत, ऊर्जा के उस स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता और उस स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यानी जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वो अनवीकरणीय स्रोत है, इसका मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद है तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद है कि जैव द्रव्यमान, पवन और महासागर, तापीय ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जा स्रोत अपनी ऊर्जा अंततः सूर्य से ही प्राप्त करता है, यानी जैव द्रव्यमान हो या फिर पवन ऊर्जा हो, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो, इसका अंतिम स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य मतलब सूरज, सूरज नहीं रहेगा तो ये सब में से ऊर्जा नहीं निकलेगी, ठीक है। उसके बाद है भू उष्मीय ऊर्जा और भू उष्मीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। भू उष्मीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा है, ये सूर्य से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाया था कि 24 घंटा तक मतलब रात दिन तक लगातार चल सकता है, तो ये सूर्य से अलग है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाता है, जो कि मैंने बताया था। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सब क्या होता है, हल्के नाभिक में टूट जा रहा था और जो बहुत विशाल ऊर्जा में ऐसे बदल जा रहा था। फिर उस ऊर्जा को पानी गर्म यानी भाप बनाने के लिए किया जाता था, फिर उस भाप से टरबाइन चलाया जा रहा था, तो आपका विद्युत ऐसे बन रहा था। उसके बाद है भैया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनने के लिए जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं संयोजन मतलब जुड़ना। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है ना कि इसमें दो हल्के नाभिक जब एक क्या होगा, एक भारी नाभिक में जुड़ जाएगा और फिर वो भैया आपका विशाल मतलब ऊर्जा ऐसे कायम करे मतलब ऐसे बनाएगा, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ेगा, दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में जुड़ जाएगा। उसके बाद है सूर्य में ऊर्जा सूर्य में ऊर्जा चार हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से बने एक हीलियम नाभिक द्वारा उत्पन्न होती है, यानी सूरज में जो है आपका चार हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से बने एक हीलियम नाभिक है, दो दो उसके हीलियम नाभिक द्वारा आपका सूर्य से गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट था आपका इस चैप्टर में। और भाई अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के पास। और देखो भाई मैं बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा और आप सबको क्वेश्चन ऐसे करना लगाना है, ठीक है। मैं बोलूंगा आप सबको क्वेश्चन लगाना है और मैं क्लियरली बोलूंगा ताकि आप सबको समझ में आए, ठीक है। ओके चलो देखो, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला आता है, क्या आता है, देखो पहला आता है कौन सा, वस्तुनिष्ठ। ये आता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन सही होगा या फिर तीन होगा या फिर इनमें से सभी, मतलब वही तीनों इनमें से सभी, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आप सबके बीच में। सौर, ध्यान देना, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता था, कब नहीं किया जा सकता है, मतलब जो जो आपका था सौर कुकर, ठीक है, सौर कुकर, उसमें हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर वन, धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्मी दिन में, तूफानी दिन में। आपका है, फिर से सुन लेना, ध्यान से सुनना ये कि सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में तो किया जा सकता है भैया, गर्म के दिन में किया जा सकता है,
तूफानी दिन में किया जा सकता है, लेकिन बादल वाले दिन में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बादल वाले दिन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बादल वाले दिन में धूप कम निकलेगा तो वो गर्म नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? कौन नहीं है? ध्यान देना, जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। ये बताओ कि जैव द्रव्यमान इनमें से कौन नहीं है? तो भाई पेट्रोलियम तो है, गोबर गैस तो है, कोयला तो है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। सही है, हाँ सही है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ क्लियरली। अब आगे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं, संचित ऊर्जा, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं, इतना तक तो समझ में आ रहा है। संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म जीव द्रव्यमान और नाभिकीय ऊर्जा। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है, भू ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जीव द्रव्यमान ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, तो इसमें जो होगा नाभिकीय ऊर्जा जो है ये सौर से लेना देना नहीं है, सौर से लेना देना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। यानी ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं, संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है? अंत में मतलब हम बोलते हैं ना कि ऐसा ऊर्जा जिसका अंतिम स्रोत सौर है, मतलब सूरज है। तो भैया उष्मीय भू उष्मीय ऊर्जा जो है इसका भी लगभग ऐसे सूरज से तन मन लेना देना है। पवन ऊर्जा जो इसमें भी सूरज से लेना देना है, जीवाश्म द्रव्यमान इसमें सूरज से लेना देना है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इसमें सूरज का लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसे ईंधन है जिससे बायोगैस नहीं बनता है? कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा। बताओ, कोयला, गोबर गैस, लकड़ी और आपका नाभिकीय है ऊर्जा, जो क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय ऊर्जा। यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। गोबर गैस से होगा, लकड़ी से भी होगा सड़ा गला के, ठीक है। उसके बाद कोयला, कोयला से भी होगा, जरूरी है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका लेना देना गोबर गैस से नहीं है। चलिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन की जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? सूर्य है। क्या है? सूर्य हो जाएगा। आप सबको क्या लगता है? हाँ, सूर्य हो जाएगा, यानी सूरज। यानी जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत कौन है? सूरज है, यानी सूर्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कोयला तो हो नहीं सकता, पेट्रोलियम तो हो नहीं सकता, प्राकृतिक गैस तो हो नहीं सकता, लकड़ी। क्या है? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। आंसर देता है ना, देखो, हाँ आंसर सही है, लकड़ी। चलिए, सौर पैनल बनाया जाता है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 1, ध्यान देना, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, इतना करके क्वेश्चन है। उसके बाद ऑप्शन है सौर कुकरों को संयोजित कर, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, सौर जल उष्मकों को संयोजित कर, सौर केंद्रकों को संयोजित कर। तो भाई सौर पैनल कब बनाया जाता है? तो बहुत सारे सौर सेल मिलकर बनते हैं, तो अनेक सौर सेलों को संयोजित कर सौर पैनल बनाया जाता है। आगे चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए।
यानी जो आपका ये था पवन चक्की था, उससे आपका विद्युत बन रहा था, यानी हवा से जो विद्युत बन रहा था, तो हवा की चाल कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए ताकि आपका विद्युत बने? तो बताए थे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप याद रखना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। गलती कर लोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, अनजाने में यानी कहने का मतलब हम क्वेश्चन नहीं जानते हैं, वो गलती हो जाता तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानबूझ कर जो गलती करते हैं, यानी हमको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हद फद में ऐसे कर दी गलती, वो दिक्कत है भाई। तो आप आराम से ऐसे मारना वहाँ पे एग्जाम में। उसके बाद है कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन अ, देने का कारण क्या है? देखा, ध्यान देना। बॉक्स प्रकार के जो कुकर है, जो बॉक्स वाला कुकर बताए थे, उसके ऊपरी भाग के कांच के ढक्कन देने का मतलब, कांच जो था, ढक्कन में जो कांच लगा था, वो देने का कारण क्या है? यानी अगर सौर कुकर जो था आपका, बॉक्स वाला सौर कुकर, उसमें जो हम अगर आ, शीशा वाला जो ऊपर था, शीशा लगा हुआ समतल दर्पण, अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यानी लगाने का कारण क्या है? ध्यान देना। यह देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं। क्या बहुत बेहुदा ऐसा बात कर रहे हो? बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, लगभग ठीक है। बॉक्स के अंदर धूलकणों को जाने से रोकने के लिए, धूलकण से जाने के लिए, रोकने के लिए, वाह। विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए, नहीं। ये आपका हो जाएगा बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 9। तो 9 का बी हो जाना चाहिए। 9 का बी, 9 का बी नहीं होना चाहिए। और रुक जा भाई, विकिरण, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा विकिरण द्वारा सॉरी, उष्मा, जो उष्मा हो रहा है वो हानि को कम करने के लिए, ताकि वहां से उष्मा आते रहे, टकराने के बाद आते रहे। ठीक है, हाँ, ये सही है। ये भी है कि बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश आने के लिए, मतलब गर्मी को आने के लिए। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। चलिए, है आपका सेकंड लास्ट। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो एल्युमिनियम नहीं, यूरेनियम, हाँ ये है। क्रोमियम नहीं, हीलियम नहीं, यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, हाँ यूरेनियम। ठीक है, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। गोबर बल, सॉरी गोबर बल नहीं, ग्लोबल, गोबर बल बोल रहे, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है? N2, CO2, O2, NH3। तो क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, यही जिम्मेवार है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म, गर्म हवा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, ये आप खुद बनाना। ये को देखो, हम देखते क्या है इसमें। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली को बोलते हैं सौर पैनल। ठीक है, या फिर सौर सेल, सौर पैनल या फिर सौर सेल कहते हैं। इसका आंसर है, हाँ है सौर सेल या फिर सौर पैनल। चलिए आगे चलते हैं। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से विश्वसनीय है। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से ज्यादा विश्वसनीय है, अधिक अधिक विश्वसनीय है, अधिक, हाँ। ज्यादा मतलब अधिक विश्वसनीय है, मतलब ज्यादा, आ, मतलब जल ऊर्जा ज्यादा होता है, पवन ऊर्जा कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद, बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ का निम्नीकरण कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? हम बताए थे कि जो गोबर होता है उसमें एक सूक्ष्म जीव होता है जो क्या करता है, आ, ऐसे करता है, मतलब कि गैस में तोड़ देता है। कौन कौन गैस में तोड़ता है? तो कौन सा था? अनॉक्सी, अनॉक्सी सूक्ष्म जीव, जिसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। अनॉक्सी सूक्ष्म जीव क्या करता है?
गोबर गैस में जो है आपका ये है गैस में तोड़ देता है, गोबर गैस को गैस में तोड़ देता है, ठीक है, फिर उस गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है। चलिए, अनॉक्सी याद रखना, अनॉक्सी सूक्ष्म जीव होते हैं जो गोबर गैस में डाले जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन और है इसमें, 1 2 4। हाँ, यूरेनिया में, हाँ, यूरेनिया में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर मंद गतिमान, हाँ देखो, यूरेनिया में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर मंद गतिमान न्यूट्रॉनों का बर्षण होता है, न्यूट्रॉनों का बम वर्षण होता है। हाँ, न्यूट्रॉनों का बम वर्षण होता है, कल वाला क्लास में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जो कि हल्के नाभिक में टूट जाते हैं और बहुत ही विशाल ऊर्जा पैदा करते हैं। ये सब याद रखने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संयोजन हो सकता है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। देखो, संलयन, ठीक है, यानी संयोजन होता है, यानी अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन होता है, यानी मिलता है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं, यानी हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत किससे होते हैं, तो सूर्य से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं, यानी निकलते हैं, यानी अधिकांश जितने स्रोत है उसका कारण है सूर्य, यानी सूरज, ठीक है। लास्ट है, सौर सेल बनाने के लिए सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आपका रिक्त स्थान भी खत्म हो गया, ठीक है। रिक्त स्थान, सेकंड में क्या था, रिक्त स्थान, ये भी खत्म हो गया। थर्ड में चलते अति लघुतरीय, यही है अति लघुतरीय। अति लघुतरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघुतरीय प्रश्न है आपका। इसमें भी कुछ कुछ सवाल है, ये भी हम देख लेते हैं। जो नहीं पढ़ाए हैं उसको बताएंगे, या जो पढ़ा दिए उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। लगभग स्किप ही हो जाएगा। ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखे, ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखे तो आप बता दोगे। ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के आप ऐसे बता दोगे, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे भू उष्मीय ऊर्जा, बहुत सारे हैं। सौर ऊर्जा, सौर सेल आती है, सौर ऊर्जा, सौर सेल ऊर्जा। उसके बाद फिर ऐसे है जीवाश्म ईंधन, बायोगैस ऊर्जा, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, पवन यानी हवा में, तो गतिज ऊर्जा होती है भैया, गतिज मतलब पवन गति करता है, गति से फिर आपका ये बनता है। तो पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है आप जानते हो। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए, तो मैं बता दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत, तो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा, पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है जिसके कारण टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है, ठीक है। क्या गोबर, ध्यान देना, क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, हाँ, गोबर गैस जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये खत्म नहीं होगा जब तक पशु पक्षी है, उसका ऐसे मल मूत्र उपयोग करके ऐसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। दो विधियों का नाम लिखे जिसके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दो विधियों का नाम लिखे जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी पानी का उपयोग जल विद्युत ऐसे से जल विद्युत क्या लिखा हुआ है, कहने गया, जल विद्युत संयंत्र में पानी किस हाँ, दो विधियों के नाम लेके जिसके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी दो ऐसे विधि लिखना है जिसमें पानी का उपयोग करके विद्युत बनाया जाता है, तो भाई सब जानते हो, जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। उसके बाद और आपका जो सागर तापीय वाला हो गया, ये सब चीज, तो ये वाला है, ठीक है।
उसके बाद है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूरज है। आगे चलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, मीथेन। बायोगैस में मुख्य घटक यानी सबसे ज्यादा क्या कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन। ठीक है, मीथेन। ये सब याद रखना। सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता लिखे। सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखे। सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखे। ये लिख दो कि सौर ऊर्जा का विशेषता ये है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। एक विशेषता है। ठीक है, एक विशेषता, ये कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2-3 घंटों में प्राप्त कर सकता है? यानी सौर कुकर में बताना है कि 2-3 घंटे में सौर कुकर को अगर धूप में रख दिया जाए तो कितना डिग्री तक ऐसे वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ऐसे ताप पकड़ सकता है, यानी ताप उसमें हो सकता है। तो 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ये बताया हुआ है। ठीक है। चलिए, आगे है। अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो समतल या समतल। सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकता है। सौर सेल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। तो सौर सेल ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। ऊर्जा के दो रूप क्या है? अच्छा, सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकता है। ऊर्जा के ये दो रूप क्या है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत यानी एक सौर ऊर्जा हो गया, फिर दूसरा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये है। एक प्ररूपी एक प्ररूपी सौर सेल कितनी वोल्ट एवं कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो एक प्ररूपी सौर सेल जो होती है 0.5 से लेकर 1 वोल्टेज के बीच में विद्युत उत्पन्न करती है और 0.7 वाट। ठीक है, 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक प्ररूपी सेल, जो एक सेल होता है छोटा सा लगा हुआ रहता है, वो कितना 0.5 से लेकर 1 वोल्टेज के बीच में आपका विद्युत उत्पन्न करती है और 0.7 वाट ऐसे करती है। उसके बाद ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ईंधन से ऊर्जा को किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है? ईंधन के दहन द्वारा, यानी ईंधन को जलाने से फिर ऊर्जा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की अ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अ, अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका अ, नाभिकीय संलयन। उसके बाद है, ये हो गया। अ, हाँ, यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और ऊर्जा प्राप्त ध्यान यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इनमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है? तो अगर वायुमंडल के ऊपरी परत अगर 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करती है तो आपका पृथ्वी की सतह तक आपका 47 जूल पहुंचेगी। 47 जूल लगभग पहुंचेगी। ठीक है, 47 जूल लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। यानी उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी जाती यानी उच्च ताप पर क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जुड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं जिसका नाम है नाभिकीय जुड़ना, मतलब होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, समझ में आ रहा ना? उस ताप पर दो नाभिक जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन। ये भी एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब एक एक नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका हो जाएगा 4 में लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है,
लघु स्तरीय प्रश्न में फटाफट चलते हैं। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ये पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताना ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। सॉरी ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ये मैं बता दिया। अच्छा ईंधन क्या है? अच्छा ईंधन में बता दिया, 4-5 पॉइंट बताते हैं। अच्छा ईंधन क्या है? जो जलते समय धुआं कम निकाले, आसानी से मिल जाए, ठीक है, उसका भंडारण आसानी से हो जाए, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। चलिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। जो जमीन से निकलता है वो जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और उदाहरण वही हुआ, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है? यानी करोड़ों साल धरती के नीचे दबे हुए मल मूत्र या फिर पशु के अवशेष या फिर पेड़ पौधे से जो बना हुआ ईंधन को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये सब चीज। कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने के काम में लाया जाए और क्यों? यानी कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने में काम लाया ध्यान देना, कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने के काम में लाया जाएगा और क्यों? ऐसा ईंधन भोजन को गर्म करने में लाया जाएगा जिससे आसानी से गर्म हो जाए, पक जाए, और उसके साथ साथ ज्यादा प्रदूषण मुक्त ना करे। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लिख सकते हो, जो हम पढ़ा दिए। चलिए बहुत सारा ऐसे आपका ऊर्जा बताया हुआ, ईंधन बताया हुआ, जिसको आप अपने आइडिया से लेकर मतलब ऐसे बना सकते हो कि जिसमें कम खर्चा हो, आसानी से मिल जाए, कम ऐसे प्रदूषण मुक्त करे, आसानी से पक भी जाए और ज़्यादा एनर्जी भी दे, ज़्यादा हीट भी दे, ताकि आसानी से पक जाए, ठीक है, ये सब चीज़। जीवाश्म ईंधन की खामियां क्या है? जीवाश्म ईंधन की खामियां क्या है, यानी खामी मतलब हानि क्या है, जीवाश्म ईंधन की हानि क्या है, क्या क्या कमियां हैं? तो जीवाश्म ईंधन की बहुत सारी कमियां हैं। ये एक बार उपयोग करने के बाद इसका रिकवर जो होता है, भंडारण बहुत ऐसे है, मतलब बहुत समय लग जाता है, लाखों लाखों वर्षों ऐसे लग जाता है, ठीक है, इसका समझ में रहना। इसके बाद ये थोड़ा-सा महँगा भी होता है। इसे हम जलाने पर ऐसे प्रदूषण भी मुक्त से होता है। ठीक है? ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं? क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे हैं? ठीक है? इसलिए खोज रहे हैं ताकि आज के जीवन में हम इतना ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, और जो आपका प्रकृति का जो ऐसे दे रहा है, ये सब जो मिला है आपका अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, ये खत्म हो जाएगा। इसका भंडारण सीमित है, ये खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आपका वैकल्पिक स्रोत जरूरी है। ठीक है? वैकल्पिक स्रोत में पढ़ा दिया हूँ क्या क्या आता है। पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग किस प्रकार और सुधारी सॉरी पवन और जल से प्राप्त पवन और यानी हवा और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया गया है? यानी पवन और जल से ऊर्जा, ध्यान देना, पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग के लिए हमारे लिए सुविधा जो है किस प्रकार सुधारा गया है? इस तरीके से आप बना सकते हो। ये अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूँ, इसको आप बनाना, ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन के 2 लाभ और 2 हानियां बताएं। यानी नदियों पर जो बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसका 2 लाभ और 2 हानियां बताएं। तो ये मैं पढ़ा दिया हूँ, यहाँ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं उतना, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा जो महासागर से प्राप्त किया जा सकता है की सीमाएं क्या है? ऊर्जा जो महासागर से प्राप्त किया जा सकता है, वो उसका सीमाएं क्या है? तो सीमाएं ये है कि हर महासागर में हर स्थान पे हम इसको ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में रही, इसका लागत भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत कम होती है। ये सब चीज़ सीमाएं हैं इसका, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। उसके बाद भू उष्मीय ऊर्जा क्या है? भू उष्मीय ऊर्जा क्या है, ये बहुत अच्छा से कल एक्सप्लेन किए थे आप, ठीक है, लिखना। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानि भी बताया था, लाभ और हानि। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का लाभ ये है कि ये बहुत ऊर्जा निकालती है, बहुत ऊर्जा निकलती है, ये लाभ है, ठीक है। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ आप लिखना, ठीक है। उसके बाद खतरा और हानि भी बताए थे। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या है? तो ये कम समय में, यानी बहुत कम समय में बहुत हाई मात्रा में, यानी विशाल मात्रा में क्या करती है, ऊर्जा निकालती है। चलिए, क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं?
क्या कोई ऊर्जा का प्रदूषण क्या कोई स्रोत ऊर्जा क्या अरे क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? तो हाँ, ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो प्रदूषण मुक्त है, तो हो सकता है। और क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में आप लिखना। अभी एक था आपका ये भू ऊष्मीय ऊर्जा, जो जमीन से आपका ये निकल रहा था, अ, वो ऐसे प्रदूषण मुक्त है, उससे प्रदूषण नहीं निकलता है, प्रदूषण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे हैं। चलिए, फिर ये सूरज वाला हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे हो जाएगा, आप लिखना। ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत के नाम लिखे। ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय होना सोचते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण लिखे, यानी दो ऐसे ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे जो नवीकरणीय है और क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित आपको आंसर देना है। चलिए, विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन कौन सी रुकावटें हैं? यानी विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के लिए उपयोग में कौन कौन सी रुकावट है? तो बहुत सारा रुकावट है। इसका लागत बहुत होता है, जिसका इसका लागत बहुत होता है, इसका मतलब लगाने में खर्चा बहुत है। जो ये बहुत सीमित है, मतलब कि ये कुछ लोग ही लगा पाते जिसके पास पैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? ये सब चीज़ बहुत सारी रुकावट है। ये आप ऐसे लिखना। ठीक है, आप पढ़े होगे तो आप बना लोगे। ठीक है, ये सब। पवन चक्की के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? पवन चक्की कार्य करने का क्या सिद्धांत है? इससे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन चक्की का सिद्धांत क्या है? आप बताओ सिद्धांत क्या है? हवा चलती है तो हवा के कारण ब्लेड चलती है, ब्लेड के पीछे आपका ब्लेड में टरबाइन रहता है, यानी आपका ये जनरेटर रहता है, वो फिनसता है। ठीक है, और विद्युत को ऐसे हवा से ऐसे आप ऐसे बनाया जाता है, मतलब विद्युत में बनाया जाता है। और इसका न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है। आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हो ऐसे। उसके बाद कहाँ गया? हाँ, ऊर्जा के ऐसे दो स्रोत के नाम लिखे जिन्हें आप समाप्त होने वाला समझते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण लिखे, यानी ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत लिखना, आपके बारे में बताना है। ऐसे स्रोत के बारे में बताना है जो अनवीकरणीय हो, जो समाप्त हो सकता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है, वो भी है, तो उसके बारे में लिखना है और ऐसे ही बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सौर कुकर के उपयोग के लाभ और हानि क्या है? क्या ऐसे स्थान है जहां सौर कुकरों के सीमित उपयोग होगी? हाँ है। यानी सौर कुकर का हानि क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में बताओ। और ऐसे स्थान बताओ जहां सौर कुकर का उपयोग सीमित। हाँ, तो सीमित होगा नहीं होगा, है ऐसे। चलिए, ठंडे वाले इलाका में क्या होगा? नहीं होगा, सौर कुकर उपयोग होगा नहीं, तो वहां पे सीमित है ऐसे। कभी कभी धूप निकलता है तो कुछ कुछ ऐसे उपयोग करेगा, बाकी ऐसे होगा। तो ये सब आप लिख सकते हो। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होगी? यानी ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? यानी ऊर्जा जब बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो पर्यावरण पर क्या परिणाम पड़ रहा है? ठीक है, ऊर्जा जब बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग जब बढ़ रही है, तो वो ये हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा था? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ऊर्जा का मांग बढ़ रहा है, इसको ज्यादा ऊर्जा से निकाल रहे हैं, तो हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। और ऊर्जा का खपत कम करने के लिए आप क्या बता सकते हैं? बताइए कि हम ऐसे कम ऊर्जा उपयोग करना चाहिए या फिर ऐसे बढ़िया से उपयोग करना चाहिए, जितना हमें ऐसे। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई नहीं, घर में पंखा ऑन करके चालू कर दी, चाहे पंखा चालू करके छोड़ दिए, लाइट चालू करके छोड़ दी, तो भाई बेकार ऊर्जा ऐसे बर्बाद हो रहा है। उसको हम बंद करेंगे, मतलब सावधानी पूर्वक ऐसे उपयोग करेंगे, और ऐसे जब जरूरत हो आप लिख सकते हो ऐसे, बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न वैद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आप बताना है। शरीर को चलाने के लिए कौन सा ऊर्जा? विभिन्न वैद्युत संयंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने के लिए कौन सा ऊर्जा? भोजन पकाने के लिए कौन सा ऊर्जा होता है? और
वाहनों यानी गाड़ियां चलाने के लिए कौन सा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है, इसको अलग अलग करके लिखना है। जैसे लिखना शारीरिक ऊर्जा के लिए ऐसे, कौन सा ऐसे शारीरिक ऊर्जा के लिए लिख कर डैश देके लिख देना है इसका ऊर्जा, ठीक है। विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए इसका ये ऊर्जा, भोजन पकाने के लिए इसका ये ऊर्जा, ठीक है। वाहन चलाने के लिए इसका ये ऊर्जा, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन था। अब था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पचमा। क्या है? दीर्घ मतलब सबसे लंबा। ये 5 नंबर क्या था? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपका 5 नंबर का आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें है बायो संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करे। बायोगैस का फिगर बताए थे और उसका बनावट कैसे काम करता है ये सब बताए थे, तो वो आपको लिखना है। महासागर की विभिन्न गहराइयों में अवस्थित जल के तापक्रमों के अंतर का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है, वर्णन करें। यानी बताया था कि महासागर में क्या किया जाता है कि इस पानी की सतह से लेकर लगभग 2 किलोमीटर गहराई तक उसका पानी का अंतर होना चाहिए, टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, उससे ज्यादा होना चाहिए, और उससे विद्युत बनता है। तो उसके बारे में आपका समझाना है कैसे कैसे बनता है। आगे चलते हैं। समझाया कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखे। यानी आपको समझाना है डैम बनाकर ऐसे कि जल ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो डैम उम बना देना अपना। उसके बाद आपका सिद्धांत कैसे कैसे उसमें मोटर क्या क्या लगा रहता है, पानी का गति क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे सब कुछ समझाकर, और उसके बाद उसका 2 लाभ भी लिखना है। उसके बाद चलते हैं। पवन, पहला में पवन, दूसरा में तरंग, और तीसरा में ज्वार से ऊर्जा निष्कर्षण की सीमाएं क्या है। यानी पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या है, तरंग ऊर्जा की सीमाएं क्या है, ज्वार यानी समुद्र में ज्वार हो रहा है ना, उस ज्वार निम्न ज्वार, यानी ज्वार ऊर्जा की सीमाएं क्या है, इसके बारे में लिखना है। यानी सीमाएं मतलब क्या क्या रुकावट है, कहाँ तक हम उसको कर सकते हैं। मतलब सीमाएं मतलब सीमित, लिमिटेड, ठीक है। कहाँ तक ये लिमिटेड है, क्या इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये सब जैसे पवन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पवन, पवन ऊर्जा जो है इसका सीमाएं क्या है, ये उसी क्षेत्र में लगा सकते हैं जहाँ पे तेज हवा चलता है, हर जगह नहीं लगा सकते, तो ये सीमाएं रुकावट है, ठीक है। तो इसी तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करें। यानी जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करें। यानी जीवाश्म ईंधन और सूर्य ऊर्जा, जो मान कहने का मतलब जीवाश्म ईंधन जो है उससे जो ऊर्जा निकलती है और सूर्य से ऊर्जा निकलती है, दोनों में क्या करें, तुलना करें। क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, ये सब चीज, ठीक है। तुलना करना है। जैसे अंतर, अंतर का मतलब इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ जीवाश्म ईंधन जो है, इसमें बताता हूँ जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है और सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इस तरीके से आप अंतर ऐसे तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इतना तुलना करना कि 5 नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत तरीके से, बहुत इतना पढ़ा दिया गया है भैया, आप कर सकते हो, बहुत 5 का 10 नंबर का भी बना सकते हो आप, ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जैव द्रव्यमान और जल विद्युत की तुलना करें। हाँ, ऊर्जा के स्रोतों में जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्यमान और जल विद्युत ऊर्जा जो है, जैव द्रव्यमान से जो ऊर्जा निकल रहा है, बायोगैस वाला, ये सब जैव द्रव्यमान और जल विद्युत के बारे में तुलना करना है। या जैव द्रव्यमान अच्छा है या फिर जल विद्युत अच्छा है, किसमें ज्यादा ऊर्जा निकलता है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इस तरीके से अंतर आपको करना है, मतलब तुलना करना है। तो आपका ये हो गया खत्म, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी खत्म, और ये आपका चैप्टर भी खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। देखो, इसलिए मैंने लिखा के नहीं किया, क्योंकि लिखाने के बाद आपका माइंड में तो ऐसे रीड कर लोगे, लेकिन ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, तो आप सुनोगे और समझ में आएगा कि नहीं, अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब ये यहाँ से मतलब जितना पकड़ोगे एग्जाम में उतना ही आसानी होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं क्लास 1 में, डे 45 में, आपका नए बुक के साथ, यानी नए किताब के साथ, जिसका आपका चर्चा मैं करता हूँ, जिसका होगा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी हम पढ़ाने वाले हैं, यानी बायोलॉजी जिसमें लॉजिक हो, ठीक है, जिसमें लॉजिक हो, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, और
बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा उसी तरीके से बायोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका ये सपोर्ट, ये समर्थन मुझे और आगे लेके जाएगा, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक लाइक वाइक मारोगे, नए लोगों को दोस्तों के पास पहुंचाओ, ताकि भाई वो भी देखकर पढ़ सके। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कहूँ आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, वही आ जाओ, ठीक है, और पूरे तरीके से। और जो भी आपके अंदर सवाल है, मन में खलबली उठ रहा है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो, उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।